गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक मैंने तत्व को पढ़ लिया, यौगिक को भी देख लिया और मिश्रण को भी देख लिया। तो चलिए मिश्रण के कुछ गुण देखते हैं, इसका क्या गुण है। मिश्रण को मैंने क्या बताया था, जिसे किसी भी अनुपात में मिला देने से बन जाता है, उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। किसमें? मिश्रण में। यानी डायरेक्ट ऐसे मिला, जैसे कि नमक और चीनी को मिला दिए तो क्या बन गया? मिश्रण बन गया। पानी में चीनी घोल दी तो क्या बन गया? मिश्रण बन गया। अरे समझ में? चलिए देखते हैं मिश्रण के गुण। मिश्रण क्या हो सकता है? समांग या विषमांग। मैं आपको बता रखा हूँ, याद है कि समांग किसको बोलते हैं, विषमांग किसको बोलते हैं। एक उदाहरण दिया था, पानी में चीनी को मिलाना है, घोलना है, उसके बाद सबको ट्राई करने के लिए देना है, सबके पास जो मिठास जाएगा एक जैसा जाएगा, यानी कि वो क्या हो गया? समांग मिश्रण। यानी कि जो कण मिश्रित होता है उसमें वो अच्छी तरह से सभी क्या बोलते हैं, पूरे द्रव में फैल जाए, उसको क्या बोलेंगे? समांग। और विषमांग, पानी में बालू डाल दीजिए, उसमें क्या होगा? नीचे जब बालू ज़्यादा रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा, ऊपर सिर्फ पानी ही रहेगा, तो वो क्या हुआ? विषमांग मिश्रण हुआ। ठीक है ना। चलिए देखते हैं सम्मिश्रण क्या होता है, समान या विषमांग हो सकता है। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको जो पेपर किया जाएगा, जैसे कि रेलवे ड्राइवर हो गया, ग्रुप डी हो गया, जहाँ भी साइंस पूछा जाता है पॉलिटेक्निक में, आजकल है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, उसके गुण पूछे जाते हैं, छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। इसलिए मैं सारी छोटी छोटी बातों को कवर करते हुए चल रहा हूँ, जो कि आपको जो है ना क्या बोलते हैं, एग्जाम के पर्पज़ से कहीं दिक्कत ना हो, यानी कि आप जाएँ तो ऐसा ना लगे कि मैं इसे पढ़ा ही नहीं हूँ। रटना नहीं बाबू, समझना है। ठीक है। देखिए अब देखिए मिश्रणीय द्रव, द्रव को भी मिला के हम मिश्रण बना सकते हैं। ठीक है। मान के चलिए आप पानी और सरसों तेल, क्या आप वो दोनों को मिला के मिश्रण बना सकते हैं? मिश्रण तो बनेगा, लेकिन वो मिश्रणीय द्रव नहीं है। मिश्रणीय द्रव किसको बोलेंगे? जो द्रव आपस में अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए, आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह से मिल जाए, यानी कि समांग मिश्रण बन जाए। मिलने के बाद उसको क्या बोलेंगे? मिश्रणीय द्रव। जैसे उदाहरण देता हूँ, सबसे अच्छा उदाहरण है एल्कोहल। एल्कोहल समझते हो? वही जो शादी ब्याह की पार्टी में ना 2 घूंट लगाते हो। कैसे लगाते हो पता है? सबसे पहले क्या करते हैं, ढक्कन को खोलते हैं, फिर गिलास में डालते हैं, किसको? एल्कोहल को। उसके बाद उसमें फिर ऊपर से पानी मिलाते हैं ना, तो उस क्या होता है, अच्छी तरह से वो मिश्रित हो जाता है, तब उसको लेते हैं। ठीक है। वो क्या कहलाए, जो मिश्रण बना वो समांग मिश्रण होता है। और वो दोनों आपस में क्यों मिल रहा है? क्योंकि दोनों क्या है? मिश्रणीय द्रव है। यदि हम तेल में पानी को मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, तो तेल और पानी क्या है? मिश्रणीय द्रव नहीं है। समझ में आ गया? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि दारू क्या बोलते हैं, एल्कोहल और पानी मिला के पीना चाहिए नहीं, ये गंदी बात है। ठीक है, बुरी आदत है ये। मैं तो आज तक कभी ट्राई नहीं किया, कोशिश करूंगा कि आप लोग भी कभी ट्राई ना करें। ठीक है। ये आपके दिमाग को क्या करता है? माइंड को हैक कर देता है। जब ये माइंड हैक हो जाएगा ना, देखें कभी किसी को पता ही नहीं चलता। यदि मैं अभी 2 घूंट लगा लूँ, यानी कि 2 पैक लगा लूँ और मैं क्लास लूँ, तो मैं क्या करूँगा? भाई इधर देखो, अभी मैं आपको मिश्रण को छानना या वाष्पन बताने जा रहा हूँ। अरे समझ में ना? तो ऐसा नहीं करना, वो दिमाग को हैक कर देगा और आपसे बहुत ही गलत काम करवाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया मिश्रणीय द्रव क्या होता है। दूसरा देखते हैं, मिश्रण को छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? सिंपल तरीके से मिलाते हैं, उसको मिलाते हैं ना, जब सिंपल तरीके से मिलाते हैं तो उसको हमको अलग करना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मान के चलिए छानना, एक बालू और पानी को मिला लीजिए। ठीक है। अब उसको छानना हो तो कैसे छानोगे? छानने में चालनी समझते हैं, जिसमें कि आटा ऐसे ऐसे करते हैं, देखें एक गोल जैसा रहता है, इसमें छेदा रहता है, बहुत सारा लोहे का जाली बना रहता है, ऐसे ऐसे करके रहता है ना। इसमें क्या करते हैं? आटा डालते हैं, तो उससे क्या होता है, जो कि मोटा वाला आटा का होता है, चोकर जिसको बोलते हैं, ऊपर रह जाता है, और जो आटा होता है वो नीचे चला जाता है। उसके बाद उसका सान के रोटी बनाया जाता है। ठीक है। तो छानना वाला विधि से, यानी कि जब अगर मान के चलिए बालू और पानी, तो उसको हम अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे अलग? छान लीजिए, चलनी रख दीजिए, उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, वो मिश्रण को, बालू पानी मिश्रण को, पानी नीचे और वो बालू ऊपर। कितना ईजी है, आया समझ में? वाष्पन, या फिर मान के चलिए वाष्पन, देखिए ये जितना भी प्रक्रिया है ना, सबके लिए अलग अलग तरह का है। जिस पदार्थ का जैसा नेचर होता है, उसका गुण होता है, उसी तरह से हम उपयोग करते हैं उसको
अलग करने के लिए, यानी कि पृथक्करण करने के लिए। अब मान के चलिए चीनी और पानी को हम चालनी में डाल के छानेंगे, छगाएगा? नहीं छगाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह से मिश्रित हो जाता है, उसके जल के रिक्त स्थान में चीनी का कण क्या हो जाता है? समावेशित हो जाता है। अरे समझे? तो क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है? वाष्पन। क्या करेंगे? पानी को गर्म करेंगे। जब पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी वाष्प बन के निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं देखिए, जब हम बोले ना पानी को वाष्प करने की प्रक्रिया, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। कोई बर्तन लिए, पानी इसमें डाले, इसमें चीनी भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? चीनी भी मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं, एक परख नली द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ दिया जाता है? ऐसे। इसलिए यहाँ एक बर्तन रख दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, स्टोव से इसमें लो लगाते हैं, आग लगाते हैं, ठीक है, इसमें। अब आप ही बताइए, यदि इसको हम गर्म करेंगे, बंद है, तो वाष्प बन के कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और इसमें से कहाँ जाएगा? फिर यहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ तभी जाएगा जब यहाँ कुछ ऐसा पदार्थ लगा दें ठंडा करने वाला, चाहे इसके तरफ चारों तरफ पानी डाल दे ठंडा वाला, ठीक है, इस पाइप के चारों तरफ। तो क्या करेगा? वाष्प को ठंडा करेगा। जैसे ही वाष्प ठंडा होगा, तैसे ही यहाँ क्या होगा? पानी बन के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और नमक आपका या चीनी जो भी घुले हुए थे यहाँ बैठ जाएगा। नमक इसमें, नमक या चीनी इसमें, और पानी इसमें आ जाएगा। कितना सिंपल विधि है इसको अलग करने का, है ना। तो इस तरह से हम कैसे वाष्पन विधि से करते हैं। जो दो मिश्रण में से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो कि वाष्पित होता हो। यदि दोनों वाष्पित होता हो तो क्या हम उसको कर पाएंगे? वाष्पन विधि से अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे गर्म करेंगे दोनों उड़ जाएगा, ठीक है ना। यदि दोनों में से कोई वाष्प होने वाला पदार्थ नहीं हो, जैसे कि नमक और चीनी, उसको हम अलग करना चाहेंगे, इस विधि से तो होगा, वाष्पन विधि से नहीं होगा, क्यों? वाष्पित ही नहीं होगा वो। तो मेरा कहने का मतलब है, दो में से एक क्या होना चाहिए, यानी कि उसका गुण देखा जाता है। दो में से एक वाष्प वाला पदार्थ, जो कि वाष्प बन सके, ऐसा पदार्थ चुनते हैं, तब जाके इस विधि को अपनाते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग बिहारी माइंडेड हो तो ईजी होगा। अरे ये सब तो ईजी है, हल्का है, लेकिन थोड़ा सा मेरा बताना फर्ज है जो कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाए, ठीक है। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या है, जब कोई दो ऐसे पदार्थ को मिला रखे हैं जिसका क्या हो, जो एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो। ऊर्ध्वपातित मतलब डायरेक्ट उसको गर्म करे तो क्या बन जाए? गैस बन जाए। अब मान के चलिए चीनी ले लीजिए या नमक ले लीजिए और कपूर ले लीजिए। कपूर बताए थे ना, वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। दोनों को पीस के मिला दीजिए। अब दोनों को अलग कैसे करेंगे? मिश्रण तो बन गया, नहीं बना? मिश्रण जरूरी नहीं है कि एक में पानी होना चाहिए। मिश्रण का मतलब है किसी को भी, ठोस ठोस को मिला सकते हैं, ठोस द्रव को मिला सकते हैं, गैस गैस को मिला सकते हैं, आप किसी को एक दूसरे को मिला सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन में क्या हो गया, कपूर और चीनी को मिला दिए, पीस के क्या कर दिए, पूरा महीन कर दिए। उसको निकालना कितना हार्ड है, हार्ड लग रहा है ना, कितना हार्ड है, नहीं निकलेगा ही नहीं। उसके लिए क्या करना है हमको, इसको गर्म करेंगे थोड़ा सा। जब हम गर्म करेंगे तो कपूर क्या होगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा, और यहाँ आके उसको फिर ठंडा करके जमा लेंगे। चीनी आपका इधर बच जाएगा और कपूर इधर आ जाएगा, नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऊर्ध्वपातन विधि से हम वैसे पदार्थ को उत्पादित कर सकते हैं, वैसे मिश्रण को हम इस विधि को लागू कर सकते हैं जिसमें क्या हो, एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो, यानी कि ऊर्ध्वपातित वाले गुण, ऊर्ध्वपातन वाले गुण का फ्लो करता हो, यानी कि उसके साथ चलता हो, तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब चुंबकीय पृथक्करण। अब मान के चलिए लोहा का टुकड़ा, बहुत सा लोहा का टुकड़ा और बालू के साथ मिक्सचर कर दिया जाए। अब दोनों कैसे अलग करोगे, तो क्या करना है, तो उसको जो है ना आराम से ऊपर जैसे चुंबक, देखिए चुंबक उसको लगा देना, तो लोहा क्या कर खिंचा जाएगा। बालू का चुंबकीय पदार्थ है नहीं है, बालू चुंबक के साथ नहीं सटता, आप देखिएगा, बस लोहा सटता है। तो क्या होगा, लोहा ऊपर आ जाएगा, बालू नीचे रह जाएगा, ठीक है। आप देखे होंगे हरिद्वार में या फिर अपने भागलपुर के गंगा में, जहाँ भी लोग धर्म स्थल है, वो क्या करते हैं, जैसे पुल से जाते हैं ना, 2 रुपया 5 रुपये से फेंक देते थे। किस में फेंक देता है, गंगा में, कि पुण्य लिखेगा। ऐसा कुछ होता नहीं, बस पैसे की बर्बादी होती है, ठीक है। तो वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आसपास के, वो एक बड़ा सा रस्सी लाएगा, धागा रस्सी लाता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, चुंबक बांध के ऐसे फेंक देता है नदी में, ऐसे ऐसे करके घसीटते जाता है। जब निकालता है ना, देखता है अरे यार इसमें तो पैसा आ रहा है, ठीक है। तो पैसा निकालने का तरीका ढूंढता है, क्यों, क्योंकि पैसा जो होता है ना, सिक्का, वो चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है, वो चुंबक के साथ चिपकता है, इसलिए वो आराम से निकाल लेता है। आदि भौतिक विधियों द्वारा हम क्या करते हैं, मिश्रण को अलग कर सकते हैं। आया समझ में।
यहाँ तक क्लियर? अच्छा चलिए, अच्छा बताइए, वायु में ऑक्सीजन का मिश्रण ही है, वो यौगिक है नहीं। वायु में ऑक्सीजन रहता है ना, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन रहता है। वायु क्या है? वायु इन सभी का मिश्रण है, यानी कि जब सबको सभी गैस को मिला देंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? वायु। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, वाष्प के कण, धूल के कण, जब ये सब सारे मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वायु। ठीक है, यानी कि हवा। अब देखिए, वायु में मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाए आपसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण क्या है, समान है कि विसमान है? ये एक तरह से देखा जाए तो समांगी कहेंगे। बोलिए कैसे? इसको समांगी इसलिए बोलेंगे कि जो एक पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए, मान के चलिए मैं यहाँ हूँ, आप सुने होंगे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की मात्रा कम है ना, और जहाँ जंगल, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हैं नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि जहाँ मध्य प्रदेश वाले ऐसे एरिया जहाँ की बहुत सारे पेड़ है, तो वहाँ क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है और जहाँ कम ऑक्सीजन है, तो वो दोनों से तुलना करेंगे तब तो भी समान हो जाएगा। लेकिन हम पार्टिकुलर एरिया को लेके चलेंगे, जैसे हम इस कमरे में हैं, इस कमरे में जो होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा हर कोने में क्या होगा? अच्छी तरह से मिला हुआ होगा। जैसे कि पानी में चीनी मिलाते थे, नहीं मिलाते थे, हर जगह मीठापन रहता था। उसी तरह से यहाँ पर इस जगह जितना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण मतलब क्या अनुपात होगा, उसी अनुपात में यहाँ पर मिला हुआ होगा, यानी कि बराबर तरीके से। ठीक है, तो क्या हुआ ये? तो हवा में जो होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है? समान मिश्रण होता है। सब याद रखिएगा, मैं ऑब्जेक्टिव में दूंगा, नहीं तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अपने नोटबुक में मैं भी बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ ना, मैं अभी उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। जैसे चैप्टर खत्म होगा ना, जैसे चैप्टर खत्म हुआ सारे ऑब्जेक्टिव एक जगह हो जाएंगे, उसके बाद भी कोई देखूंगा मैं कि कोई कंपटीशन लेवल का जो पूछा गया है प्रश्न, उसको मैं इकट्ठा करके एक क्लास में सारा ऑब्जेक्टिव का क्लास लूँगा। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग एक एक ऑब्जेक्टिव का मैं क्लास बनाऊँगा। ठीक है, जो कि आपके कंपटीशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा, और बिना इसको देखे आपको ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका निचोड़ है, जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसी को निकाल के दिया जाता है। ठीक है, देखिए, मिश्रण के बनने में ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है। आपको पता होना चाहिए, शायद मैं बताया भी नहीं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया है ना, अभी आपको आगे वाले चैप्टर में है। ठीक है, तो वहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आप मोटे तौर पर समझ लीजिए, कोई भी अभिक्रिया, चाहे हम जल बनाते हैं किसको मिला के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के कुछ भी बनाते हैं, उसमें या फिर ऊर्जा मतलब उष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब हमको गर्म करना होता है उसको। जब हम किसी दो पदार्थ को बनाने के लिए गर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? वो ऊर्जा का अवशोषित कर रहा है। यदि कोई तीसरा पदार्थ बनाने के लिए उससे ऊर्जा निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? वो ऊर्जा का वो कर रहा है, क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कर रहा है, यानी कि उत्सर्जन ऊर्जा दे रहा है। जैसे आप देखे होंगे चूना देखे हैं, जो उसको पानी में डालते कैसे खोलता है। जब चूना क्या हुआ, पानी में डाले, जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना? कली चूना बनता है, उसको बुझा हुआ चूना। उसी चूना को हम खैनी खाने में इस्तेमाल करते हैं। खाए ना, 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के बेटा मुंह में डाल। ठीक है, ये एक डायलॉग है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि चूना को पानी में देते हैं तो क्या होता है, देखिए उबलने लगता है, उससे बहुत धुआं निकलने लगता है। उसमें हाथ डालिएगा उस टाइम ना, हाथ जला देगा। क्यों? उससे उष्मा का उत्सर्जन होता है। वो कौन सा अभिक्रिया हुआ? जब कली चूना बन रहा है तो उष्मा का वो उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ाऊंगा अच्छी डिटेल से, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अभिक्रिया में या फिर उष्मा का अवशोषण होता है या फिर उत्सर्जन होता है। अब मान लीजिए कोई दो पदार्थ है, उसको गर्म करके मिला दिए, कोई तीसरा पदार्थ बन गया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? वो उष्मा का अवशोषण कर रहा है। ठीक है ना, इतना ही समझना है अभी, बाकी डिटेल से आगे वाले चैप्टर में। तो कहने का मतलब है, मिश्रण के बनने के लिए ना तो गर्म करना पड़ता है, ना ही तो क्या बोलते हैं, ना ही तो गर्म करना पड़ता है, यानी कि ना वो अवशोषण करता है ना ही वो उत्सर्जन करता है। अभी जितना भी मैं अभी उदाहरण बताया हूँगा उसमें कहीं आपने देखा उसको गर्म करके मिला रहे हैं या फिर मिलाने के बाद उससे हीट उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कहीं देखा? नहीं देखा ना। क्यों? उसमें सिंपल तरीके से बस मिलाना है, काम खत्म है। बालू चीनी को मिलाना, मिला दिए, उसमें कौन सा हीट देंगे, गर्म करेंगे या फिर उसको मिलने के बाद उसमें से हीट उत्पन्न होने लगेगा? नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब है, मिश्रण के बनने में ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है।
अब देखिए चौथा पॉइंट, मिश्रण के द्रव्यनांक क्वथनांक आदि क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते। मान के चलिए मैं बोलूँगा कोई मिश्रण ले लेते हैं, चीनी पानी का, या फिर चीनी पानी का ही नमक पानी का ले लेते हैं, नमक पानी का मिश्रण ले लिए। मैं यहाँ पर क्लास में दो बच्चे को टास्क देता हूँ, दोनों को मैं 1 गिलास पानी और कुछ नमक दे देता हूँ, उनको भी कुछ पानी कुछ नमक दे देता हूँ। अब बोलूँगा कि दोनों जो अपना मिलाओ, तो सब क्या मिलाएगा, तो आप दोनों को पता नहीं कि मुझे कितना मिलाना है। आप क्या करोगे, मान के चलिए 2 गिलास है, 2 आदमी 2 स्टूडेंट के हाथ में दे दिया, एक राम एक श्याम। ठीक है, राम क्या करता है, यहाँ तक पानी लेता है, घनश्याम क्या करता है, श्याम क्या करता है, यहाँ तक पानी लेता है। हम उसको दे दिए 1-1 पैकेट 1-1 किलो का नमक, वो क्या कर रहा है, इसमें 75 ग्राम नमक डाल रहा है, और ये कितना डाल रहा है, 100 ग्राम। ठीक है, अब दोनों बताइए, अब दोनों ये कौन सा मिश्रण हुआ, नमक और जल का, और ये कौन सा मिश्रण हुआ, ये भी नमक और जल का। लेकिन अब दोनों को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका जो द्रवनांक होगा, द्रवनांक मतलब द्रवनांक छोड़ दीजिए, अभी क्वथनांक होगा, यानी कि वो उबलेगा। कब उबलेगा बताइए, कौन पहले उबलेगा, पहले 75 ग्राम वाला उबलेगा, उसके बाद 100 ग्राम वाला उबलेगा। बताए थे ना, यदि जल में कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना चाहिए, तो उससे ज़्यादा पे जाके उबलने लगता है। बताए थे ना, याद कीजिए पिछली चैप्टर में। इसलिए मैं एक एक चीज़ को पकड़ के चला हूँ, किसी को नहीं छोड़ा हूँ मैं। ठीक है, तो कहने का मतलब वो सब बेसिक है, जब तक वो सब बेसिक आपको अच्छी तरह से नॉलेज नहीं रहेगा तो आप केमिस्ट्री क्या है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, आप आगे जैसे जैसे पढ़ोगे पीछे वाले के साथ लिंक होता चला जाएगा। यदि आपको वो चीज़ पता नहीं होता तो आपको समझता नहीं, और ये आप समझते नहीं, या भी आप इतना अच्छा से क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि पीछे वाली बात आपको याद है कि मैं बता रखा हूँ कि जल में यदि किसी चीज़ को अलग से मिलाते उसका क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, 75 ग्राम वाला और 100 ग्राम वाला पानी दोनों को मिला दिया तो क्या होगा, इसका कुछ अलग क्वथनांक होगा, इसका कुछ अलग क्वथनांक होगा। तो वही बोल रहा है, मिश्रण के बनने में मिश्रण के द्रवनांक और क्वथनांक आदि क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। उसी तरह से द्रवनांक क्या होता है, याद है, जब ठोस से द्रव में बदलता है उसको क्या बोलते हैं, द्रवनांक। यदि कोई ऐसा पदार्थ हो जिसके कैसा उसमें पहले से मिश्रित किया हुआ हो, नमक पानी और नमक का ही हम ठोस बना दिए हैं बहुत कम ठंडा करके। ठीक है, ये भी ऐसा ही करके पानी और नमक को मिला के बहुत ठंडा करके ठोस बना दिया है। उसका जो द्रवनांक होगा, पिघलेगा, सबका दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों बराबर मात्रा में तो नमक मिला नहीं सकता। लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, वो पानी और नमक का ही मिश्रण है तो पानी नमक का मिश्रण, लेकिन अब थोड़ा निश्चित ही रहेगा। जैसे कि जल बनाते हैं, नमक बनाते हैं, तो नमक में क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन। नमक तभी बनेगा जब हम सोडियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु लेंगे, तभी वो बनेगा। इसके अलावा वो नमक बन ही नहीं सकता। उसी तरह से जल में क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन का दो परमाणु लेंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तभी वो बन पाएगा। इसलिए क्या होता है, उसका क्वथनांक और द्रवनांक निश्चित होता है। लेकिन मिश्रण का क्वथनांक और द्रवनांक क्या होता है, वो निश्चित होता है, क्योंकि कोई किसी भी अनुपात में मिला दे। मान के चलिए गर्मी का मौसम है, अब आपके गाँव में 200 घर है, क्या जरूरी है कि सब जो पानी देता होगा और नींबू मिलाता होगा, पानी नींबू पिलाते हैं ना शरबत पीने के लिए, तो एक ही मात्रा में डालता हो, कोई 2 नींबू गाड़ दिया, कोई आधा नींबू गाड़ दिया, कोई 1/4 नींबू गाड़ दिया, लेकिन वो क्या हुआ, नींबू पानी ही हुआ। अब सबका बोला जाए क्वथनांक निकालने के लिए तो क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि मिश्रण में उसकी मात्रा अलग अलग घुल गई ना। ठीक है भाई, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है पेपर में, इसलिए मैं इस एक लाइन पे इतना लंबा चौड़ा डायलॉग मार रहा हूँ। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए, मिश्रण के बनने में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, बताए थे ना, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, यानी कि जब इसको मिलाते हैं ना तो उसमें उष्मा देने की जरूरत पड़ती ना है, तो उससे उष्मा निकलता ही है। ठीक है, बस मिला दिए, काम खत्म है। आया समझ में? तो कहने का मतलब है, मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ये क्या थे, मिश्रण के गुण थे। अब चलिए देखते हैं मिश्रण के कुछ उदाहरण, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, पूछा जाता है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि भाई बताओ इसमें से 4 में से कौन मिश्रण है। ठीक है, जैसे कि मैं पिछला क्वेश्चन में दे रखा था, इसमें से क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। उसमें कई सारे उदाहरण दिए थे, उसमें क्या था, सोडा वाटर था। सोडा वाटर क्या होता है,
पता नहीं। जब तक आपको पता नहीं तो आप क्या करोगे, उसको नहीं बना पाओगे। आपको जैसे ऑप्शन दिया जाता है ना, इसलिए मैं भी आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ इसका मिश्रण का, जो कि आपके दिमाग माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ उदाहरण देखते हैं मिश्रण का। दूध, दूध क्या है, मिश्रण है। क्यों, बताइए तो। इसमें क्या होता है, जल होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है। तुम क्या बोलेंगे, दूध क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, आप देखिएगा दूध को जब गर्म कीजिएगा ना तो पानी ऊपर उड़ जाएगा। ये देखते हैं, जब दूध को गर्म करने पर उसको ढक देते हैं, ऊपर पानी पानी सब बूंद बूंद जमा हो जाता है। वो क्या है, पानी है, जल है, ऊपर जमा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मिश्रण है। ठीक है, अच्छा बात आती है दूध समांग मिश्रण है कि विसमांग मिश्रण है। दूध एक, आप देखे होंगे दूध को रखने के बाद थोड़ा सा समांग का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक चीज़ यानी कि वसा वसा अच्छी तरह से उसमें हर एक जगह अच्छी तरह से घुला हुआ हो। यानी क्या हुआ, तो क्या मतलब, कहने मतलब क्या हुआ, दूध का हर एक पार्ट एक जैसा हो। लगता तो है कि समांग मिश्रण होगा, लेकिन है ही नहीं। आप देखे होंगे दूध को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं 10 मिनट के लिए। जैसे दूध दूध के लाते हैं ना, गरम गरम दूध, ठीक है, उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं। आप देखिएगा उसके ऊपर में मोटा मोटा सा लेयर बन जाता है, वसा का लेयर, जिसको मलाई बोलते हैं, जिसमें कि पूरा एनर्जी होता है। ठीक है, जिससे घी निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे तो पतला ही रह गया, ऊपर क्या आ गया, हल्का मोटापन आ गया। जब नीचे पतलापन और ऊपर मोटापन हल्का भी आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो समांग मिश्रण नहीं है। ठीक है, दूध हो गया। अब स्याही, स्याही भी क्या है, मिश्रण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जल और कई कलरों का मिश्रण होता है। जैसे रेड कलर बनाना हो तो जल में अच्छी तरह से रेड कलर को, जो भी रासायनिक जो प्रक्रिया है जो कि बनाए जाते हैं, उसको अच्छी तरह से मिला के बना दिया जाता है। ठीक है, तो स्याही भी क्या है, मिश्रण है। मृदु पेय, सॉफ्ट ड्रिंक, इसको क्या बोलते हैं, सोडा वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है, पानी क्या होता है, पानी घनत्व ज़्यादा होता है, उसके घनत्व होने के कारण जब पीते हैं ना थोड़ा सा भारीपन बुझाता है, लेकिन उसको हल्का करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दबा के हाई प्रेशर के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं। आप देखे होंगे किसी भी कोल्ड ड्रिंक को, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, देखे होंगे उसको ऐसे थोड़ा सा हिलाइएगा ना, उसको तो खोलिएगा ना, फुर्र से उड़ जाएगा। क्यों, कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को है ना दबा के एकदम से पूरा प्रेशर के साथ उसमें मिलाया हुआ रहता है, क्या रहता है, मिश्रित किया हुआ रहता है। तो ये क्या, मृदु पेय मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे कि सोडा वाटर, ये क्या है, मिश्रण है। कैसा है, समांग मिश्रण है। इसमें जल में जो है ना उसका गैस अच्छी तरह से मिला हुआ होता है। ठीक है, दूसरा टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या है, ये आयोडीन और एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, आयोडीन तो मैं बताया था आपको तत्व है, नहीं है, लेकिन एथेनॉल क्या है, ये एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, अभी आपको कई सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ मिलेंगे, कई लाखों हैं। ठीक है, लाखों में से कम 100 150 200 तुमको यूज करना ही पड़ेगा, जिसका कि नाम हम अभी तक नहीं सुने हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम उसको अभी इस्तेमाल करेंगे पढ़ाई के दौरान। अब एथेनॉल का सही से इसका गुणधर्म जानने के लिए आगे जब आप पढ़ाई करोगे, एथेनॉल क्या होता है, कैसे बनता है, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट यौगिक हैं, ये क्या यौगिक है जिसका कि आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और जानना भी बहुत ज़रूरी है। कभी पूछ, अब एथेनॉल का गुण पूछ देगा, कभी उसका ये बता देगा उसका यूज कहाँ होता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक हैं जो कि आपको जानना ही पड़ेगा। तो बस अभी आप इतना जानिए कि एथेनॉल क्या है, एक यौगिक है जो कि पदार्थ है। पदार्थ भी क्या, यौगिक है ना, पदार्थ के अंदर तत्व यौगिक मिश्रण आता है। तो आयोडीन और आयोडीन, मैं क्या लिखता हूँ, आयोडीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है कौन, टिंचर आयोडीन। और टिंचर आयोडीन का यूज किस में करते हैं, कीटाणु नाशक के रूप में। नहीं देखते हैं गाँव में आप लोग छिड़ते हैं, जब पेड़, क्या बोलते हैं, पेड़ पौधा हो गया या फिर धान की खेती होगी, उसमें क्या हो जाता है, पूरा कीड़ा मकोड़ा आ जाता है, नहीं आता है। यदि उस पर ये नहीं छीटे तो क्या करेगा, धान को वही लोग खा जाएगा, टिड्डा सब। इसलिए क्या करते हैं, इस सब का इनका यूज करते हैं, किसमें, कीटाणु नाशक में। ठीक है, अब दूसरा देखिए मिश्र धातु। मिश्र धातु भी क्या है, समांग मिश्रण है। मिश्र धातु में क्या क्या आता है आपका, पित्तल। पित्तल देखिए, पित्तल कैसे बनता है, पित्तल का नाम सुनेंगे, उसमें क्या होता है ना, तांबा और जस्ता का ये मिश्रण होता है। ठीक है, तांबा थोड़ा ज़्यादा रहता है, जस्ता थोड़ा सा मात्रा में जब मिला देते हैं ना तो उसका गुण क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हार्डनेस आ जाता है, अच्छी तरह से उसको यूज करने लायक हो जाता है। जैसे तांबा क्या होता है ना, उतना हार्ड नहीं होता जितना कि पित्तल होता है। ठीक है, और
और जैसे कांसा, कांसा में क्या मिलाते हैं, टीन बनाते हैं, तो ये तो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग किसमें करते हैं, बर्तन बनाने में किया जाता है, किया जाता है ना। तो कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे मिश्र धातु हैं, अपने यूज के अनुसार, उपयोग के अनुसार, सहूलियत के अनुसार उसमें कुछ न कुछ मिला के बनाते हैं, तो वो सब भी क्या हुआ, मिश्र धातु हुआ, यानी कि मिश्रण के अंतर्गत आता है। क्योंकि उसको सिंपल तरीके में मिला दिए हैं, कुछ किए नहीं है, ना तो उसमें उष्मा को दे रहे हैं ना ही उष्मा से निकाल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं मिश्रण के अवयवी कणों को अलग करना, यानी कि मिश्रण के अवयवी कणों को कैसे हम अलग कर सकते हैं, कितने प्रक्रिया से। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रक्रिया जो कि मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये ट्रेंड में आ रहा है, पूछा जा रहा है। पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी क्वेश्चन आ रहा है इससे, इसलिए मुझे बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगा कि मैं हर एक पार्ट को टच करते हुए चलूँ, कि आपके माइंड सेटअप में बैठ जाए। कुछ इसमें ऐसे हैं जो कि आपके लिए हवा की तरह है, यानी कि हवा कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपके लिए बहुत ईजी है, आप लोग घर में दैनिक दिनचर्या में यूज करते हो, इसलिए आपको वो क्या लगेगा, ईजी बुझाएगा। कुछ ऐसे इसमें टर्म हैं जिसको मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं अभी इसमें से, इस लिस्ट में से जो जितना भी तरीका है उसमें से हवा वाला कौन सा है। यानी कि हवा कहने का मतलब यानी कि आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाए। हाथ से चुनकर, मान के चलिए कोई ऐसा पदार्थ, जैसे कि आप घर में देखते हैं चावल में अगर कंकर पत्थर होता है तो क्या करती है आपकी मम्मी, सूप लेती है, नहीं होते, जिसमें से आप कचरा निकालते हैं ऐसे ऐसे करके, फटक फटक के, जो बांस का बना हुआ रहता है, करची का। ठीक है ना, उसमें चावल लेता है, उसको एक एक करके है ना हाथ से चुन चुन कर अलग कर लिया जाता है पत्थर के टुकड़े को। देखे होंगे आप लोग पक्का, ये हो गया। या फिर आपका कोई ऐसा पदार्थ मिश्रण हो जिसमें क्या हो, मान के चलिए कि लोहा का टुकड़ा में कुछ पत्थर का टुकड़ा मिला हुआ है, जब खान से निकालते हैं, पत्थर के टुकड़े कैसे निकालेंगे, बड़े बड़े टुकड़े को हाथ से चुनकर। तो पहला प्रक्रिया हो गया ये, कौन सा हुआ, हाथ से चुनकर, कितना ईजी था। दूसरा, चलनी से चालकर, आपकी मम्मी आटा से चोकर कैसे निकालती है, चलनी से चालकर। ऐसे ही कोई ऐसा पदार्थ हो जिसको कि चलनी से चालकर निकाल सकते हैं, तो इस विधि का उपयोग हम करते हैं। समझ में आ गया। थिर्राना, थिर्राना क्या होता है, थिर्राना देखिए, जैसे कि आप लोग अभी, भगवान ना करे कि जहाँ पर हम हैं वहाँ पर आप हो, अभी मैं जहाँ पे हूँ ना प्रेजेंट में, तो यहाँ पर क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। नीचे से जो पानी आती है ना, बिल्कुल ही गंदा पानी होता है, मिट्टी का कण, बालू का कण मिला हुआ होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, बाहर में, जैसे मेरे घर से जस्ट बाहर निकलिएगा ना भी, तो वहाँ पर एक इस तरह का टैंक बना हुआ है, टंकी, इसमें पानी क्या करता है, इसमें पहले डालते हैं। ठीक है, इसको डालने के बाद यहाँ एक टोटी लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं, टोटी। कुछ पहले इसको बंद रखते हैं, क्या करते हैं, इसको बंद रखते हैं, पानी डाल दिए इसमें। कुछ देर बाद, जब कम से कम 10-12 घंटा बाद क्या होता है, इसमें जम जाता है पूरा नीचे, क्या जम जाता है, मिट्टी का कण और बालू का कण। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाले पानी को निकाल लेते हैं, उसी को फिर हम नहाने में यूज करते हैं। ठीक है, और उसी को आरओ द्वारा लगा के ना, तो फिल्टर करके पीते भी हैं। बात को समझिएगा। इतनी भी दिक्कत है, किल्लत है पानी का, कुछ ऐसे जगह है अपने क्या बोलते हैं देश में, जो इस विधि का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, थिर्राने वाले विधि का। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो कि नीचे बच जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तलछट बोलते हैं, तलछट। फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना, फिगर याद रहेगा। और इस पानी को जो निकालते हैं, निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निथारना। ये क्या हो गया, थिर्राना, थिर्रा गया, निकालने की प्रक्रिया को निथारना। नीचे जो बचा, तलछट, तलछट को क्या करते हैं, बाहर निकाल के फिर फेंक देते हैं। इसको डेली साफ किया जाता है, डेली नहीं तो कम से कम 2 दिन में 1 दिन तो साफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो भी इसमें जो पानी लाते हैं हम, नदी से पानी लाते हैं, नीचे पानी ही नहीं है, क्योंकि नीचे बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया थिर्राना। अब केंद्रीकरण या मंथन, इसको मैं अभी समझाऊंगा अच्छी तरह से। ठीक है, पता है इसमें कुछ ऐसे हैं जिसको कि आप घर में यूज करते हैं, तो उसको मैं पहले बताते हुए जा रहा हूँ। दूसरा, छानना, छान के नहीं करते, जैसे कि कोई मान के चलिए चाय और चाय पत्ती, क्या बोलते हैं, चाय जो बनाते हैं, चाय पत्ती कैसे निकालते हैं, छान के नहीं निकाल लेते हैं, चाय नीचे आ जाता है, चाय पत्ती का जो टुकड़ा, क्या बोलते हैं, दाना होता है, वो उसके ऊपर रह जाता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम छानने वाली प्रक्रिया से हम अलग कर सकते हैं, कितना ईजी है। अब दूसरा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण अभी जस्ट बताए थे,
कुछ देर पहले क्या करते हैं, उसमें से कोई एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबक से सटता हो, तो उसको क्या करेंगे, चुंबक चिपकाते, चुंबक उसके आसपास ले जाएंगे तो ऊपर सट जाएगा, बाकी वो दूसरा पदार्थ नीचे रह जाएगा। तो वहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलग करना। उसके अवयवी कण, अवयव का मतलब क्या हुआ, अवयव मतलब कि जिस कण से वो मिलके बना हुआ होता है। जैसे यदि क्या बोलते हैं, नमक और बालू को मिलाएंगे तो उसमें अवयवी कौन 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 सा है, बालू और नमक, वो अवयवी कण कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए, ऊर्ध्वपातन अभी जस्ट बता दिया हूँ पहले, जिसमें से एक पदार्थ कैसा हो, ऊर्ध्वपातित हो, यानी कि उड़ जाता हो डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट वाष्पन, वाष्पन का भी बता दिया हूँ, उसमें से एक ऐसा पदार्थ हो जो क्या वो वाष्पित हो जाता हो, यानी वाष्पन होता हो। ठीक है, जैसे कि जल और चीनी का बताए थे, जल और नमक का बताए थे, उसको किस प्रक्रिया से अलग करेंगे, वाष्पन विधि से। ठीक है, रवाकरण, रवाकरण क्या होता है इसको मैं डिटेल से बताऊंगा अभी आगे। अस्त्रवन क्या होता है इसको मैं अभी जस्ट बताने जा रहा हूँ। प्रभाजी अस्त्रवन इसे भी बताऊंगा। कैमोटोग्राफी इसे भी बताऊंगा। कभी कभी नहीं कोई सोचा था कि जो ना ये एग्जाम में पेपर में कभी आएगा, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। क्रोमेटोग्राफी क्या है कोई नहीं पढ़ता था अभी तक, सबके सामने से होके चला जाता था, कौन पढ़ेगा। इसीलिए मैं एक भी चीज़ को नहीं छोड़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। इसको पूछा गया है, इसी को ध्यान में रखते मैं सारी चीज़ को ले रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। यदि ये नहीं पूछा होता तो मैं ये सब नहीं बताता। समझ रहे हैं बात को। अभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, बिल्कुल ही चेंज। आपको एक एक करके छोटी छोटी बातों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो चलिए इसमें से कितना बच गया, 1 2 3 4 1 5, इस पाँचों को डिफाइन करते हुए चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, विलयन, निलंबन और कोलाइड। विलयन क्या होता है मैं आपको बताया था, वैसा विलयन वैसे द्रव और ठोस के मिश्रण को बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, ठोस का कण द्रव के रिक्त स्थान में जाके समा जाता है। बताए थे ना कि पानी में यदि हम चीनी घोलते हैं तो क्या होता है, वो पानी के जो पानी का जो कण है छोटा छोटा, उसके जो रिक्त स्थान है, अंतराणु का स्थान, उसमें जाके समा जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, वो समांग मिश्रण बन जाता है। समांग मतलब उसके पूरे में समान तरह से फैल जाता है, वो समान रूप से। आ रहा है समझ में। लेकिन निलंबन में क्या होता है, जब हम पानी में बालू मिलाएंगे, रेत मिलाएंगे, तो क्या होगा, वो समान रूप से घुलेगा नहीं, घुलेगा। क्यों, क्योंकि वो पानी के यानी कि जल के अंतराणु स्थान में प्रवेश नहीं कर पाता। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, बालू का जो कण होता है वो बड़ा होता है, किसके, उसके अंतराणु स्थान से। किसके अंतराणु स्थान से, जल के अंतराणु स्थान से। इसलिए क्या रहता है, वो उसके आसपास ही पानी में रहता है। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, निलंबन। और इसमें कोलाइड में क्या होता है, कोलाइड में उसके बिल्कुल आसपास रहेगा, यानी कि उसमें जैसे बालू का कण क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है ना। जैसे कि आप देख लीजिए विलयन का कण, विलयन में जो मानो चलिए चीनी घुलाए, और ये विलयन में क्या घुलाए थे, चीनी। कोलाइड में क्या घुलाएंगे, सॉरी निलंबन में घुलाए थे ना, निलंबन में घुलाएंगे बालू। ठीक है, जो इसका जो साइज, इसका जो भी चीज़ हम घुलाते हैं कोलाइड में, जो उसका जो साइज, हम क्या बोलते हैं, घुलने वाला पदार्थ का जो आकार होगा, क्या होगा, चीनी और बालू के बीच में होगा। जो चीनी का साइज होता है ना छोटा छोटा होने के बाद, घुलने के बाद, उनका साइज और बालू के साइज का बीच का होता है, वो क्या होता है, एक तरह से गाढ़ा टाइप का होता है। उसमें भी क्या होता है, रिक्त स्थान के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन संपूर्ण द्रव में अच्छी तरह से उसके इर्द गिर्द क्या रहता है, फैला हुआ रहता है, क्या, घुलने वाला कण। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोलाइड। अभी आगे स्लाइड में आपको कोलाइड के विषय में और निलंबन के विषय में अच्छी तरह से बताया जाएगा। ठीक है, इस पर थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं भी इसको समझाने के लिए पहले थोड़ा सा इसको समझाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा मोटे तौर पे समझा रहा हूँ, आगे और अच्छी तरह समझाऊंगा। ठीक है, बस इतना समझना है कि कोलाइड क्या होता है, गाढ़ा टाइप का होता है। ठीक है, जैसे कि दूध हो गया, स्याही हो गया, रक्त हो गया, ये सब क्या है, कोलाइड है। ठीक है, तो अपकेंद्रीकरण या मंथन विधि उनके लिए उपयोग में लाया जाता है जो क्या हो, कोलाइड हो। वो कैसा मिश्रण होना चाहिए, कोलाइड टाइप का। कोलाइड टाइप मतलब थोड़ा गाढ़ा टाइप का, यानी कि उसमें क्या होता है कि
जो द्रव का जो रिक्त स्थान है उसमें नहीं जाके द्रव के जो कण होता है उसके इर्द गिर्द वो ठोस का क्या कण क्या होता है मौजूद रहता है और गाढ़ा टाइप का बना लेता है। ठीक है, उसको अलग करने के लिए हम अपकेंद्रीयकरण या मंथन विधि का उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं हम। जैसे दूध है, दूध से कभी मक्खन निकालते हुए आप लोगों ने देखा है? जरूर देखा होगा, मक्खन तो सभी खाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, एक उसके लिए मशीन आता है, तो मशीन में क्या करते हैं उसको डाल देते हैं, उसमें क्या बड़ा स्पीड से घूमता है। जब बड़ा स्पीड से घूमता है तो होता क्या है, उस पर एक बल लगता है। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। अब अपकेंद्रीय बल क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, यदि किसी वृत्ताकार पथ पर, किस पथ पर? वृत्ताकार। वृत्ताकार पथ कैसा होता है? इस तरह का होता है, वृत्ताकार पथ। ठीक है, जो गोल जैसा होता है ना, इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? वृत्त। यानी कि इस शेप को, इस आकार को हम वृत्त बोलते हैं, इस रास्ते को क्या बोलते हैं? वृत्ताकार पथ। जब वृत्ताकार पथ पर कोई भी वस्तु घूम रहा हो, चक्कर काट रहा हो, तो उस पर दो तरह का बल लगने की संभावना है। कौन कौन सा? लगेगा ही लगेगा, या तो उस पर अपकेंद्रीय बल लगेगा या फिर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। अब ये डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है कि सिचुएशन कैसा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि हम मान लीजिए ये क्या है? डस्टर है, इसमें एक रस्सी बांध दें, है रस्सी, चलिए कोई नहीं, रस्सी बांध दिए। रस्सी बांधने के बाद पूरा स्पीड से घुमाएंगे और उसको छोड़ देंगे बीच में, तो कहाँ जाएगा ये? अंदर की ओर जाएगा, बाहर की ओर? ये बाहर की ओर जाएगा। ठीक है ना, तो बाहर की ओर जाएगा तो इस पर कौन सा बल लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है, तो ये क्या हो गया? अपकेंद्रीय बल। यदि मान के चलिए कोई वृत्ताकार पथ पर साइकिल से घूम रहा हो फुल स्पीड में, नहीं होता है, तो आप देखिएगा साइकिल वाला क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है, टेढ़ा हो जाता है। किधर? केंद्र की ओर। जिस साइड घूम रहा हो ना उधर थोड़ा सा झुक जाता है। क्यों? उसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। जो बल सेंटर की ओर, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। वृत्त का जो केंद्र है ना, केंद्र, जो बल केंद्र की ओर लगे उसको क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल। और जो बल बाहर की ओर लगे उसको क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? अपकेंद्रीय बल का उपयोग होता है। अब देखिए, तो साइकिल अगर यदि मान के चलो, आप ही बताओ, यदि साइकिल वृत्ताकार पथ पर चल रहा हो, यदि उसका चक्का फिसल जाए तो किधर गिरेगा? बाहर की ओर या फिर केंद्र की ओर? केंद्र की ओर गिरेगा। ठीक है ना, तो उस पर कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्रीय बल। लेकिन यहाँ हम किसका उपयोग करेंगे? अपकेंद्रीकरण को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपकेंद्रीय बल का। जब अपकेंद्रीय यंत्र में, अपकेंद्रीय यंत्र मतलब कोई ऐसा यंत्र बना रखे हैं, षड्यंत्र, जिसमें कि जैसे कि बताता हूँ मैं कि कोई पदार्थ दिए तो घूमना स्टार्ट हो जाए। जब घूमना स्टार्ट होगा तो क्या होगा? जो भारी कण होगा वो क्या होगा? बाहर की ओर भागेगा, यानी कि नीचे की ओर, बाहर की ओर या नीचे की ओर, समझ रहे हैं ना। और यदि उसके मान के चलिए, देख लीजिए, एक ड्राइंग में बनाता हूँ आपको तब समझ में आएगा। ये एक डंडा ले लिए, ठीक है, इसको बांध दिए, नीचे एक मोटर लगा दिए, कौन सा? पंखा का। यह मोटर, यहाँ से दो तार जोड़ दिए, किसके साथ? बिजली के साथ, प्लस और माइनस, मोटर में चल रहे हैं। अब ये क्या करेगा? घुमाएगा इसको, पहले घुमाएगा, पहले इसको पूरा पूरा बना लेता हूँ। इसमें एक हुक टाइप का होता है ना, हुक टाइप का लगा दिए, हुक टाइप का। इसमें एक परख नली ले लिए, ठीक है, दोनों में दूध भर दिए। क्या भर दिए? दूध। इसमें भी दूध भर दिए, ठीक है, दिख रहा है ना। अब दूध भर दिए, मान के चलो इसमें लाइट सप्लाई देंगे, बिजली देंगे, तो क्या घूमेगा ये। जब ये घूमेगा तो क्या होगा? बिल्कुल सीधा हो जाएगा, नहीं होगा, इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगा। घूमना शुरू होगा ना, पूरा बिल्कुल सीधा होके ऐसे ऐसे पूरा घूमना शुरू हो जाएगा, दन दनादन दन दनादन। आप देखोगे कुछ देर बाद जो हल्का पदार्थ होगा वो ऊपर आ जाएगा। जब इसको रोकोगे तो रोकने के बाद ही देख पाओगे ना, नीचे आएगा। जब हल्का पदार्थ होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो भारी पदार्थ होगा वो नीचे बैठ जाएगा, अलग कर देगा। इसी विधि से हम क्या निकालते हैं? दूध से मक्खन निकालते हैं, ठीक है। उस मक्खन को निकाल के हम उसको ब्रेड पे लगा के खाते हैं या फिर घी बनाते हैं, कई तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अपकेंद्रीकरण, ठीक है। जो भारी चीज़ होगा वो कहाँ जाएगा? बाहर की ओर जाके बैठ जाएगा, यहाँ बैठेगा, यानी कि नीचे की ओर बैठ जाएगा, समझ रहे हो ना। जो हल्का रहेगा वो ऊपर की ओर। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो कण होते हैं ना, सारे का क्या होता है? अपना अपना गुण होता है। कोई ज़्यादा वजन होता है तो कोई उससे कम वजन का होता है, यानी कम द्रव्यमान का होता है, ठीक है। इस विधि का उपयोग हम करते हैं। देखिए, दूध से क्रीम निकालना,
किस विधि का उपयोग करेंगे? अपकेंद्रीकरण। जब अपकेंद्रीय यंत्र में, यह अपकेंद्रीय यंत्र हो गया, कोलाइड को, कोई भी कोलाइड को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी अवयव नीचे आ जाता है। तो भारी अवयव कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और हल्के अवयव तैरने लगता है, हल्के अवयव कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, दूध से क्रीम निकालना अभी समझा दिए। रक्त और मूत्र की जांच करने में, जो आपका लैब होता है वहाँ पर आप नहीं देते हैं, ब्लड देते हैं, उसका जो स्टार्च क्या क्या उसमें चेक किया जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, उसको इसी विधि से उसको पहले निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, फिर उसका हम उसको जैसे भी होता है उसका मात्रा पता करके रिपोर्ट दिया जाता है। ठीक है। तो रक्त और मूत्र की जांच करने में, वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाने में। अच्छा, आपके घर पे वॉशिंग मशीन है? यदि वॉशिंग मशीन होगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्या है। जो नहीं भी हो तो मैं बता देता हूँ। वॉशिंग मशीन में पहले क्या करते हैं ना, पहले पानी डाल देते हैं, पानी सरफ डाल दिए, कपड़ा डाल दिए, धीरे धीरे घूमते रहता है, ऐसे ऐसे करके घूमेगा, दुकुड़ 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 दुकुड़। ठीक है। दुकुड़ घुमा, क्योंकि झटका देता है फिर निकलता है, फिर झटका देता है फिर निकलता है। उससे क्या होता है, उसका मैल निकल गया कपड़ा का, फिर उसको निकाल के साफ पानी में डाल के उसमें सुखाने का भी सिस्टम होता है। तो वो करता क्या है, देखिए वो मैं बताने जा रहा हूँ वो कैसे सुखाता है। उसमें एक इस तरह का बर्तन होता है। ठीक है। और नीचे जो है उसका मोटर लगा रहता है घुमाने के लिए, बिल्कुल फ्री होता है, इस तरह से बर्तन होता है। इसमें क्या होता है, हम कपड़ा डाल देते हैं, बहुत सारा कपड़ा डाल दिए। ठीक है। इसमें गीला कपड़ा बस थोड़ा सा निचोड़ के, नहीं भी निचोड़िएगा चलेगा, निचोड़िएगा तो अच्छी बात है, थोड़ा सा डाल दीजिए। इसमें क्या अपना छोटा छोटा छेद होता है, क्या होता है, इस बर्तन में छोटा छोटा छेद होता है। जब भी स्पीड से घूमता है तो कपड़ा क्या होता है, हल्का होता है, वो तो अंदर ही रहेगा कि वैसे भी दीवार में चिपकेगा। लेकिन पानी का क्या होता है, पानी ज़्यादा वजन होता है, किससे, कपड़े से, तो वो क्या होता है, उस पर ये बल लगता है, अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर, तो वो पानी क्या होता है ना, छेदा से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, छेदा से बाहर निकल के नीचे आके एक पाइप से निकल जाता है। यानी कि आपका लगभग जो है 95% कपड़े को सुखा देता है। पूरा तो नहीं सुखा पाता, लेकिन 95% इतना अच्छा से निचोड़ देता है पानी को ना, इतना अच्छा से निकाल देता है, 90% तो सुखा ही देता है। ठीक है। ये किसके कारण होता है, अपकेंद्रीकरण के कारण। ठीक है। तो क्या करते हैं, मिश्रण अपकेंद्रीकरण में क्या बोलते हैं, जो मिश्रण होता है कोलाइड टाइप का, उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं सेपरेट करने के लिए। सेपरेट मतलब अलग करने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझाना पड़ा मुझे। अब देखिए, रवाकरण, किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रवा प्राप्त करने की विधि को रवाकरण कहते हैं। कोई भी विलयन है, उससे क्या प्राप्त करना है, शुद्ध और थोड़ा सा बड़े बड़े आकार का क्या निकल, रवा निकलता है। रवा समझते हैं, ढेला, ढेकरी, तो उसको उस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, रावाकरण। नहीं बोलते रावा, गोल गोल छोटा है ना, तो छोटा दाना दाना टाइप का, उसको रावा बोलते हैं। जैसे समुद्री जल से शुद्ध नमक को प्राप्त करना, ये कैसे, कौन सी प्रक्रिया हुआ, रावाकरण हुआ। देखिए होता क्या है इसमें ना, पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है। जब समुद्री पानी को ले लिए, उसको हम गर्म करेंगे तो क्या हो गया, वाष्प बनकर उड़ गया, तो अपना क्या बच गया, रावा बच गया। एक प्रक्रिया ये हुआ, ये वाष्पीकरण भी हुआ, जो रावा बचा तो क्या हो गया, रावाकरण हो गया। दूसरा क्या है, कुछ ऐसे भी पदार्थ के गुण होते हैं, जैसे कि आप देखिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें है ना थोड़ा सा ढेकरी, किसका, ढेकरी मतलब रावा, मतलब कि थोड़ा सा फिटकरी ले लीजिए। फिटकरी का क्या है, रासायनिक नाम पोटास एलम। अब ये अशुद्ध पोटास एलम ले लीजिए। अशुद्ध मतलब जिसमें कि गंदा उंदा भरा हुआ, अभी नया यानी कि निकला ही है अभी कहीं से, यानी कि अभी ला ही रहे हैं, उसको भी शुद्ध करना हो, तो उस टाइम क्या करेंगे हम, फिटकरी लेंगे, उसको पहले महीन पीस लेंगे। महीन पीस लिए, पानी में मिला दिए, जो अशुद्धि होगा पानी में क्या होगा, घुल जाएगा। और ये जो फिटकरी होता है ना, कुछ देर के बाद, लगभग 10-12 घंटे के बाद आप देखिएगा कि नीचे जाके बैठ जाता है। ठीक है। तो उससे क्या कीजिए, पानी को निकाल लीजिए, और जो नीचे बैठा वो क्या हुआ, शुद्ध फिटकरी मिला, और पानी, और वो क्या हुआ, क्या बोलते हैं, और अशुद्धियाँ कहाँ चला गया, पानी के साथ बाहर। तो इस विधि को क्या बोलेंगे, रावाकरण विधि। ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, अपकेंद्रीकरण, रावाकरण। तो अब आगे जो है, जो मैं बताया था उसको भी बताऊँ। ठीक है। इसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अभी इसी के आधार पे मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अस्त्रवन और प्रभाजी अस्त्रवन दोनों क्या है। अस्त्रवन को आसवन भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं, अस्त्रवन। अस्त्रवन वैसे द्रवों के लिए किया जाता है, वैसे तो द्रव जो कि क्या हो, जिसमें कि कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का उसका क्वथनांक का अंतर हो। क्वथनांक मतलब, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, क्वथनांक तो समझते हैं ना,
जिस जिस ताप पर क्या उसके बाद वो उड़ना स्टार्ट हो जाए, यानी कि गैस में बनना स्टार्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तो बता रखा हूँ। और मान के चलिए कोई दो द्रव है मिला हुआ है, एक पानी और एसीटोन। एसीटोन भी क्या है? केमिकल पदार्थ है, जिसको आप नहीं देखे हैं, लेकिन वो रासायनिक केमिकल पदार्थ है, उसको कई जगह यूज होता है। ठीक है, बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि एसीटोन एक क्या है? पदार्थ है, जिसका क्वथनांक कितना है? 56 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे ना, इतनी टेम्परेचर तो राजस्थान में गर्मी के मौसम में होता है। यदि वहाँ पर एसीटोन रख देंगे ना गर्मी के मौसम में, तो वाष्प बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा। कौन? एसीटोन। एसीटोन क्या है? द्रव है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 56 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जल कितना डिग्री सेल्सियस पे क्या बोलते हैं? उबलता है, यानी क्या वाष्प बनना शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं जल और एसीटोन मिला हुआ है, अच्छी तरह से मिश्रित किया हुआ है। ठीक है, जब दोनों अच्छी तरह से मिला हुआ है तो आप ही बताइए इसको अलग कैसे करेंगे? अलग करने के लिए पहले क्या करते हैं? एक बर्तन लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अस्त्रवन फ्लास्क। गोल टाइप का बर्तन ले लिए, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लास्क। इसका मुंह क्या किया? ऊपर से बंद कर दिए, यहाँ से एक पाइप जोड़ दिए, इसके चारों ओर एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं, आप भी बना सकते हैं, कि उसमें से क्या हो? बस पाइप के चारों ओर जल इधर से जाए और इधर से निकल जाए, ठंडा जल इधर से जाए और इधर से निकल जाए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सिस्टम क्या है। मान के चलिए इसमें क्या डाल दिए? जल प्लस एसीटोन, दोनों को मिला हुआ क्या मिश्रण डाल दिए। अब इसको गर्म करेंगे बर्नर से। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसमें टेम्परेचर हम दे रहे हैं कितना? लगभग 60 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें डाल रहे हैं हम। ठीक है, यदि हम इधर से 60 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं तो बताइए जल कभी वाष्प बने की गैस बनेगा? वाष्प बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन एसीटोन वाष्प बनेगा। क्यों? क्योंकि 56 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? उबलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जितना टेम्परेचर देंगे इसको क्या करेगा? उड़ा देगा, यानी क्या बना देगा? गैस बना देगा। ठीक है, जब ये गैस बनेगा तो पानी तो यहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी तो ये उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कितना दिया है? मात्र 60 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन आपके इस रास्ते से होते हुए आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? बीच में, अब इसको बीच में क्या लगा रखे हैं चारों तरफ? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इसको फिर से ठंडा कर देता है। अभी तो ये गर्म है ना, इसको जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा? ये फिर द्रव बन के नीचे जमा हो जाएगा। कौन? एसीटोन। ठीक है, और इसमें क्या बचा रह जाएगा? इसमें बचा रह जाएगा सिर्फ जल। तो इससे क्या होता है? जल अलग, एसीटोन अलग। इस विधि को क्या बोलते हैं? अस्त्रवन विधि। इसमें पहले क्या करते हैं? पहले द्रव को गर्म करके वाष्प बनाते हैं, वाष्प बना दिए, फिर उसी वाष्प को ठंडा करके द्रव बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अस्त्रवन। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके, पहले गर्म किए, वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, वाष्प में परिवर्तित कर लिए, फिर उस वाष्प को क्या करते हैं? पुनः ठंडा करके। कहाँ ठंडा करते हैं? लिविंग संगणक में। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है लिविंग संगणक। याद रखना है, कभी पूछ भी सकता है। जो ठंडा करने वाला जो सिस्टम होता है बना हुआ अस्त्रवन विधि में, उसका क्या नाम है? पता नहीं रहेगा तो क्या लिखोगे? नहीं बता पाओगे ना, इसलिए याद रखना है। ठीक है, लिविंग संगणक। ठीक है, फिर उस वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में संघनित कर लिया जाता है, तो अस्त्रवन कहलाता है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अस्त्रवन। ठीक है, अब दूसरा आता है प्रभाजी अस्त्रवन। इसमें कितना? कम से कम जो है ना 25 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर होना चाहिए ताप में। कितना डिग्री सेल्सियस तक का? 25 डिग्री सेल्सियस तक का, तब ये सिस्टम लागू कर पाएंगे, यानी कि इस विधि का हम उपयोग कर पाएंगे। यदि मान लीजिए बहुत कम हो, किसका? उसके बीच क्या बोलते हैं? क्वथनांक का अंतर। यदि मान लेते हैं हम एक दूसरा देख लेते हैं, एक मेथिल एल्कोहल और एसीटोन का मिला हुआ है, कोई मिश्रण है, क्या क्या मिला हुआ है? एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल भी क्या? एक रासायनिक कंपाउंड है, यौगिक है। यौगिक बताए थे ना, जो कि एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनता है। ठीक है, इसका उपयोग कई जगह किया जाता है। आगे जब पढ़ोगे ना, कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा पहले भी बता रखा हूँ, वो सारा कुछ बताऊँगा। ठीक है ना, अभी नहीं तो लंबा ज़्यादा क्लास खिंच जाएगा। मेथिल एल्कोहल प्लस एसीटोन, दोनों का क्या है? मिश्रण है। तो मेथिल एल्कोहल का कितना होता है? क्वथनांक। ये 65 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? उबलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जितना टेम्परेचर देंगे वो क्या हो जाएगा? उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से एसीटोन बताए थे अभी, 56 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वो उबलना स्टार्ट होता है, उड़ता नहीं है, उबलता है बस। उसके बाद जितना टेम्परेचर देंगे वो क्या होगा? उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए इसमें अब जो है ना
जल एसीटोन नहीं, मेथिल एल्कोहल और एसीटोन डाल देते हैं। क्या डालेंगे? मेथिल एल्कोहल और एसीटोन। मेथिल एल्कोहल एसीटोन, इसको हम गर्म करेंगे। इसमें क्या डाल दिया? मेथिल एल्कोहल प्लस एसीटोन डालेंगे तो क्या होगा? डाल दिए मिश्रण को। अब इसको गर्म करेंगे। तो हम कितना गर्म करेंगे? मान के चलो हम 56 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो क्या होगा? 56 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो बस उबलेगा। क्या उबलेगा उसमें? बस एसीटोन उबलेगा, मेथिल अल्कोहल को कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे जैसे ज़्यादा देंगे, मान के चलिए हम दे दिए 60 डिग्री सेल्सियस दे दिए, तो क्या हो जाएगा? ये उड़ जाएगा। कौन उड़ना शुरू हो जाएगा? एसीटोन। लेकिन मेथिल अल्कोहल बचा रह जाएगा। यदि मिस्टेक से मान के चलिए उतना तो हम बराबर एक मान के चलिए प्रैक्टिकली हम कोई चीज़ करते हैं ना, तो उतना एक्यूरेट तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, जहाँ की बहुत बड़ा लेबोरेटरी है वहीं पर एक्यूरेट हम टेम्परेचर दे सकते हैं। कभी कभी मान के चलिए 70 डिग्री सेल्सियस चला गया, तब ये तो 65 पे उबलना शुरू हो जाता है, ये भी उड़ना शुरू हो जाएगा, नहीं उड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को बचाने के लिए इसके मुँह पे, कहाँ पे? यहाँ पर ही एक ऐसा सिस्टम लगा देते हैं जिससे क्या होता है, वो उड़ना, यानी कि उड़ के तो यहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको ठंडा कर दिया जाता है। उतना ही ठंडा किया जाता है कि बस ये मेथिल एल्कोहल ठंडा हो, एसीटोन ठंडा नहीं हो। ठीक है, ये फिर बैठ के दोबारा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस विधि यानी कि एक एक्स्ट्रा सिस्टम इसमें लगाया जाता है। किसमें? प्रभाजी अस्त्रवन में। वो जो एक्स्ट्रा सिस्टम लगाते हैं इसका नाम क्या है? प्रभाजक स्तंभ। ठीक है ना, ये हो गया आपका अस्त्रवन, ये हो गया प्रभाजी अस्त्रवन। जैसे कि पेट्रोलियम का जो हम वो करते हैं, जैसे पेट्रोलियम आप नीचे से निकालते हो ना, तो वो क्या होता है? कच्चा पदार्थ होता है, बिल्कुल ही रॉ मटेरियल, यानी कच्चा पदार्थ। उसको फिर क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं। अब क्या होता है? उससे डीजल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, गैस बनाते हैं, किरोसिन तेल बनाते हैं। किससे? पेट्रोलियम से ही। मोबिल बनाते हैं, मोबिल नहीं बनाते, देखते जो कि गाड़ी में डालते हैं, सारा कुछ पेट्रोलियम से ही बनता है, जितना मैं बताया। लेकिन उसमें क्या होता है? टेम्परेचर का अंतर होता है। जितना टेम्परेचर पर उसको हम डालकर शुद्ध करके निकाल सकते हैं, उस हिसाब से हम उसको बनाते जाते हैं। क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिससे विलेय पदार्थों को, विलेय पदार्थ किसको बोलते हैं? चलिए बता दूं। एक्चुअली मुझे ये पहले बताना चाहिए था, ऐसे ये आगे आने वाला है, लेकिन पहले बता देता हूँ। विलियन जो बनता है, कोई भी विलियन किसको कहते हैं? अभी विलियन पे नहीं गए हैं, अभी तो मिश्रण ही देख रहे हैं, लेकिन बता दूं पहले, तभी समझ में आएगा। ये विलियन जो आपका, जब हम नींबू और पानी को मिला दिए तो क्या हो गया? विलयन बन गया। चीनी पानी को मिला दिए, विलयन बन गया, जिसमें कि एक पदार्थ द्रव्य हो। ठीक है, द्रव्य नहीं, सुनने में लगा होगा, द्रव हो। क्या हो? द्रव्य नहीं, द्रव अलग होता है, द्रव्य अलग होता है। ठीक है, द्रव मतलब लिक्विड हो। क्या हो? एक पदार्थ द्रव, और दूसरा कुछ भी हो सकता है। द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है, कुछ भी हो। जब इसको मिलाएंगे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? विलयन। इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है? इसका होता है, पहले वाले का। इसका मात्रा क्या होता है? हमेशा कम होता है। किससे? इनसे। ध्यान रखना है अमूमन। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? विलायक। जिसके अंदर की ये बिला जाता है। बिला जाता है मतलब बिला जाना नहीं होता है कि जैसे नहीं नारद मुनि करता था, नारायण नारायण करते करते ही बिला जाता था। बिलाना समझ रहे ना, खत्म होना है का एक। तो वही ये क्या है? विलायक। और ये क्या है? विलेय। इसका क्या नाम दिया गया है? विलेय, और इसका नाम विलायक। ये क्या करता है? इसको विला देता है। किसको विला देता है? द्रव, इसको, ठोस को। आप देखिए चीनी इसमें डालिएगा ना द्रव में, तो चीनी क्या होगा? विला जाएगा मतलब रहेगा उसी में, लेकिन लुप्त हो जाएगा। लुप्त मतलब खत्म हो जाएगा, रहेगा अंदर में लेकिन दिखेगा नहीं। यानी क्या हो ना? बिला जाना। जैसे कि नारद मुनि नारायण नारायण करते करते क्या होता था? विलुप्त हो जाता था। ठीक है, बिला जाता था। तो विलायक, जो बिलाता है उसको क्या बोलते हैं? विलायक। जो घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? वो विलेय हो गया। विलेय मतलब गुम हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको विलयन के लिए क्या क्या चाहिए? विलयन बनने के लिए विलायक प्लस विलेय। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए, क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिसमें विलेय पदार्थ, ये क्या है? विलेय पदार्थ।
को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। मान के चलिए किसी द्रव में या इस तरह से घुला हुआ हो कौन सा विलेय पदार्थ जिसको कि हम अलग करना हो, तो उसके लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग रंगों को अलग करने में किया जाता था। किसको? रंग को। इस बार जो पेपर में पूछा था ना, तो इसमें किस विधि द्वारा रंग को अलग किया जाता है, रंगों को अलग किया जाता है, इतना ही पूछा था। अब बताइए तो क्या था आंसर उसका? क्रोमेटोग्राफी। इसमें कैसे अलग किया जाता है पहले वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटो में लिखा था क्रोमा प्लस ग्राफिक। क्रोमा, क्रोमा क्या होता है? कलर। इसका लैटिन नाम या कुछ ऐसा नाम है, किसी और कंट्री में उसको क्या बोला जाता है? क्रोमा को कलर बोला जाता है, कलर को क्रोमा बोला जाता है। उसी के आधार पर ये नाम रखा गया है। आप देखिएगा इसमें, देखिए इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत देख लीजिए। मान के चलिए कोई एक बर्तन है, उसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिए, ठीक है। एक पेपर का टुकड़ा ले लीजिए। क्या लीजिएगा? पेपर का टुकड़ा। हल्का से इसमें भिरा दीजिए, ठीक है। और इस जगह एक कलर मार दीजिए कोई, जैसे कि कोई भी कलर, जैसे कोई ब्लैक कलर लीजिए। कोई भी कलर होता है ना, बहुत सारे कलरों का मिश्रण होता है, ठीक है। चाहे हरा हो, लाल हो, ग्रीन हो। जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, इसको मिलने से क्या बनता है, उसको मिलने से क्या बनता है। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये कोई कलर डाल दिया, मान चलिए यहाँ पर ब्लैक कलर डाल दिया। कौन सा कलर डाल दिया? ब्लैक कलर इसके ऊपर डाल दिया। तब इसमें जो जो कलर उसको सेपरेट करना हो, सभी कलर का क्या होता है? अपना अपना जो उसका कण होता है, कोई भी कलर क्या होता है? कण ही होता है ना, उसका जो अपना अपना क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अब क्या होता है? ये पानी है, पानी क्या करेगा? इसको थोड़ा थोड़ा भिंगाएगा। जब इसको भिंगाएगा ना तो क्या होगा? इसके ऊपर चारों तरफ फैलते हुए जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो कलर क्या होता है ना, जो कलर हल्का होता है, जिसका आणविक द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान कम होता है, वो क्या होता है? ऊपर की ओर भागेगा। तो आप देखिएगा ऐसे पसर जाता है ना, बोलता है पसरी गले, क्या होता है? पसरने लगता है, फैलने लगता है। आपको इधर लाल दिखेगा, थोड़ा ग्रीन टाइप का दिखेगा, थोड़ा ब्लूइश टाइप का दिखेगा, ठीक है। आपको जैसा कि दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, इस तरह से क्या होता है? वो पसर जाता है। उसमें क्या किया गया है? थोड़ा सा देखिए, पानी है, पानी में थोड़ा सा पेपर डाल दिया, पेपर में थोड़ा सा कलर डाल दिए थे। जब उसको कुछ देर छोड़ दिए ना, 5-10 मिनट, तो पानी क्या उसके ऊपर चढ़ने लगा, हल्का हल्का चढ़ता है ना, उससे क्या कलर पसरने लगा। तो उसमें कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है? क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। जो आपको दिख रहा है सेम यही इसी तरह करो, तब करके देख लेना, यही चीज़ मिलेगा आपको। तो चलिए आज यहीं तक क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। और आपका पिछले जो मैंने कल दिया था ऑब्जेक्टिव, उसका आंसर आपको दिख रहा होगा इस पर, ठीक है। इसको अपने उससे मिला लीजिएगा। अभी तो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक बार जो ना सारे का चैप्टर वाइज मैं ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा अच्छी तरह से। जो मैं आपको दे रखा हूँ अच्छी तरह से समझाऊंगा। इसका टेंशन नहीं लेना है कि सर आप तो दे देते हैं उसमें, हम जब आंसर मिलाते हैं तो मिलता ही नहीं, फिर हमको समझाने वाला कोई नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। आज न कल जब थोड़ा हमको टाइम ज़्यादा मिलेगा ना, तो मैं ऑब्जेक्टिव को भी एक साथ करूँगा, जितना ऑब्जेक्टिव दे रखा हूँ सारा, ठीक है। और उसमें से जो भी एक्स्ट्रा मैं जोड़ सकता हूँ, जो कि पूछा गया है उससे पहले पेपर में, सारे को मैं देखूंगा, उसको ढूंढूंगा, निकालूंगा, फिर मैं आपको उनको भी डालूंगा उसमें, जिससे कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूट पाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आज का क्वेश्चन, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं समझ में तो कोई दिक्कत, उसको डाउनलोड करके रखिएगा, जब मैं बताऊँगा ना तो उसको आप अपने हिसाब से फिर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। अब कल बताएंगे आपको, कल क्या बताने वाले हैं? विलयन, ठीक है, निलंबन, कोलाइड, और उसके क्या बताएंगे? भौतिक परिवर्तन। नहीं, पहले भौतिक परिवर्तन होता है, डिटेल से बताएंगे कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। इससे पहले जो हम बताए थे ना, ओवरव्यू क्लास था केमिस्ट्री का 1 से लेकर 5 तक, लेकिन अब जो आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं सब कुछ। और इसको बाबू अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत डिटेल से और थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके भाई।